आज प्रशांत किशोर खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने उम्मीदवारों से का परिचय पत्रकारों से कराया। आरजेडी मुस्लिमों को हितैषी है। उसके बाद से कई तमाम प्रकार के सवाल उठे कि भाई ये परिवारवाद नहीं है क्या। अभयकांत झा को भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया। कहीं ना कहीं महागठबंधन को ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश एक तरह से हो रही है। मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, तो मुस्लिम है, तो ये एक बड़ा प्रतिनिधित्व है और देखना होगा कि ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं और ये क्या ये चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार साबित होते हैं। ये तो चुनाव परिणाम 14 नवंबर के बाद आएंगे, उसके बाद पता चल जाएगा। इस दूसरी सूची में भी प्रशांत किशोर का नाम कहीं पर भी नहीं है। आखिर चुनाव लड़ने से परहेज क्यों कर रहे हैं प्रशांत किशोर? जन स्वराज पार्टी को आना है, बिहार में कुछ सीट्स लानी है, तो प्रशांत किशोर का लड़ना कितना जरूरी है। और ये इलेक्शन पिछले 25 साल का सबसे छोटा इलेक्शन है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं महागठबंधन में कुछ तो गड़बड़ी है। अब कोई बीजेपी और जेडीयू में कोई ना बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है। बिहार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हर पार्टी रोज नए नए नाम घोषित कर रही है। जन स्वराज पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और अब 66 उम्मीदवारों के पत्ते उन्होंने खोल दिए हैं और पिछली बार 51 लोगों के पत्ते उन्होंने खोले थे। तो इस दूसरी लिस्ट को लेकर के आज हम न्यूज़ रूम टॉक में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ उपेंद्र जी हैं और गुंजेश जी जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि सेकेंड लिस्ट को लेकर के आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, प्रशांत किशोर जो पहली लिस्ट भी जारी किए थे उसमें भी साफ दिखा कि वो जातीय समीकरण और जो उन्होंने एक वादा करके आए थे कि हम प्रतिनिधित्व भागीदारी जो होगी सबको हम सुनिश्चित करेंगे उस अनुपात में ही। तो सेकेंड लिस्ट में भी वही उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि जो पहली लिस्ट 51 लिस्ट जो उन्होंने जारी की थी, हालांकि वो ये जो 66 लिस्ट जारी है वो पहली लिस्ट में ही आने वाली थी, लेकिन पहली लिस्ट 100 लोगों की आने वाली थी, लेकिन उन्होंने 51 लिस्ट जारी की। 51 लोगों के नाम थे जिसमें जागृति ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर की पोती हैं उनका नाम था, उसके बाद से आरसीपी सिंह की बेटी थी उनका नाम था। तो उसमें परिवारवाद का भी मुद्दा उठा, क्योंकि जन स्वराज के संस्थापक जो हैं प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके हैं कि मेरे कैंडिडेट वो होंगे जो पीढ़ियों से कोई राजनीतिक परिवार से नहीं रहा होगा। उसके बाद से कई तमाम प्रकार के सवाल उठे कि भाई ये परिवारवाद नहीं है क्या, क्योंकि आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर जेडीयू के साथ तब जुड़े जब दोनों एक ही दौर में सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे। नीतीश कुमार के एक राइट हैंड तो एक लेफ्ट हैंड, दोनों ऐसे थे आरसीपी सिंह और दोनों को क्या हश्र हुआ, दोनों पार्टी से निकाले गए, दोनों का हश्र क्या हुआ सब जानते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर चूँकि स्ट्रैटेजिस्ट हैं तो इसमें वो महारत हासिल है उनको, तो कैसे जनभावनाओं को अपने तरफ खींचा जाए, उसका आकर्षण कैसे अपने तरफ खींचा जाए, मीडिया का अटेंशन कैसे अपने तरफ खींचा जाए, वही इस सूची में आपको दिखेगा। और इसमें जो प्रोमिनेंट सूची है वो गुंजेश भाई बताएंगे कि इसमें क्या प्रमुखता से इस बार की जो टिकट बंटवारे में, क्योंकि पहले बार टिकट जो बंटवारा होता तो उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित थी कि 32% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित थी, उसमें मुस्लिमों की अल्पसंख्यक की भागीदारी भी उन्होंने सुनिश्चित की थी। शायद 7 लोगों को पिछले में टिकट दिया था, यानी कि 14-15% उसमें सुनिश्चित भागीदारी की थी। तो इस लिस्ट में भी वो कुछ दिखेगा और आपको गुंजेश भाई बताएंगे अच्छे से कि आखिर उस लिस्ट में क्या इम्पोर्टेंट है। गुंजेश जी, आप मुझे बताइए कि सेकेंड लिस्ट में क्या जाति का समीकरण कैसे रखा गया है? सेकेंड लिस्ट में भी कमोवेश बल्कि दावा ये किया गया है, जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें ही जन स्वराज पार्टी के तरफ से कहा गया है, और मैं ये कोट कर रहा हूँ कि आबादी के हिसाब से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के वादे के अनुसार सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा वर्ग के 14 उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से 10, सामान्य वर्ग के 11 और 14 अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ये दावा प्रशांत किशोर की तरफ से भी किया जा रहा है। हालांकि जो इसके पहले जो 51 लोगों की सूची आई थी उसमें करीब 16% महिलाएं थी, 51 में से 7 महिलाएं थी, और इस बार की सूची में, आज की सूची में जहां तक मैं देख पाया हूं, अभी तक सिर्फ 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है। समस्तीपुर के हंसपुर से इंदु गुप्ता को और नालंदा के इस्लामपुर से तनुजा कुमारी को। इसके अलावा सारे पुरुष उम्मीदवारों को टिकट दी गई है।
तो ये हमने इससे पहले भी बात की थी कि ये देखना होगा कि किस तरह से जेंडर बैलेंस और तमाम चीज़ों को प्रशांत किशोर अपने टिकट बंटवारे में स्थान दे पाते हैं। तो कुल मिलाकर जैसा उन्होंने दावा किया था कि समाज से सभी वर्गों को लाया जाएगा, वो वाकई में वो उस पर खरे उतरते दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो भागलपुर से इन्होंने टिकट दिया है, झा हैं वो इसलिए अभयकांत झा को भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया। यह सीट अभी इंडिया गठबंधन के खेमे में है। अजीत शर्मा वहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं कई बार से, और यह सीट अभयकांत झा को दिया गया। अभयकांत झा इसलिए एक नोन फेस है क्योंकि इन्होंने भागलपुर दंगों के बाद जो पीड़ित थे उनके लिए केस लड़ा था, और इसलिए वो एक चर्चित नाम बनते हैं वहाँ के। तो कुल मिलाकर जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है, और ख़ास तौर से जो पिछड़ा वर्ग है और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसका ख्याल रखा गया है। 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसके पहले भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व पिछली सूची में भी था मुस्लिम उम्मीदवारों का, और इस सूची में भी 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। और यह देखना रोचक होगा क्योंकि आमतौर से माना जाता है कि जो राजद की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो MY कॉन्स्टिट्यूंसी, हालांकि इस बार लगातार यह कहा जा रहा है कि नहीं, हम अगड़ों को भी साथ लेकर चलेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। तेजस्वी की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है। लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक है वो राजद की कॉन्स्टिट्यूंसी पारंपरिक रूप से मानी जाती है। ऐसे में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को, और इसके पहले लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7 उम्मीदवारों को पिछली सूची में दिया गया था टिकट। तो कुल मिलाकर अभी तक जो सीटें घोषित की गई हैं 106 सीटें, उसमें से 17 या 18 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं। तो ये एक बड़ा प्रतिनिधित्व है, और देखना होगा कि ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और ये क्या ये चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार साबित होते हैं या फिर ये राजद के वोट को एक बार फिर से सिर्फ डेंट पहुंचाकर ही इनकी भूमिका वापस। तो इस पे आपका क्या कहना है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर के जो प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उस पे बताइए उपेंद्र जी कि क्या लगता है आपको कि क्या वो साबित होगा? ये पहले से ही कह चुके हैं प्रशांत किशोर कि अगर ठीक है, अगर RJD मुस्लिमों को हितैषी है तो मैं ये ओपन चैलेंज देता हूँ कि जहाँ वो लोग RJD जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी, मैं अपने कैंडिडेट नहीं उतारूँगा। अगर वो हितैषी है तो वो भी ओपन चैलेंज करे कि जहाँ मैं उतारूँगा वहाँ RJD नहीं उतारेगी। ये ऑलरेडी पहले से कहते आ रहे हैं, जैसा गुंजेश भाई ने कहा कि ये इनके लिए अच्छा साबित होगा या RJD के वोट कटवा बन के रह जाएंगे, क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम 14 नवंबर के बाद आएंगे, उसके बाद पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर कैंडिडेट की घोषणा कर रहे हैं, उससे उस हिसाब से अगर आप देखें तो इससे पहले जो उनकी रणनीति थी, जो वो मीडिया में आके अपने बयान और उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि राजनीति इस प्रकार से होती है, लेकिन अब जब कैंडिडेट उतार रहे हैं तो उससे एक तरह से झलक हो रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन को ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश एक तरह से हो रही है। और इससे महागठबंधन को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरह से जातीय समीकरण साधा जा रहा है और जिस तरह से वहाँ की सामाजिक समीकरण को साधा जा रहा है, तो उस हिसाब से चूँकि ये स्ट्रैटेजिस्ट हैं प्रशांत किशोर, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक जो उन्होंने नैरेटिव सेट किया था कि नहीं, हम एक विकल्प के तौर पे बिहार में आने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक विकल्प बनेंगे इन दोनों पार्टियों के बीच, तीसरे विकल्प के रूप में हम आएंगे। लेकिन जिस तरीके से कैंडिडेट उतर रहे हैं उससे ये तो साफ दिख रहा है कि नहीं, महागठबंधन को ये नुकसान पहुंचाने की एक तरह से कोशिश हो रही है। अब ये कोशिश में प्रशांत किशोर, क्या यही उनकी रणनीति है या जो तीसरा विकल्प वो कह रहे हैं वो 14 नवंबर के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये रणनीति किस प्रकार से बनाई गई थी। ओके, गुंजेश जी आप मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ डेंट तक पहुंचा पाएंगे या जीत भी पाएंगे? देखिए, ये तो इस बात का तो ये कैसे अभी तो इन्होंने उम्मीदवारों की सूची घोषित की है। इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इस बार कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो एक बार फिर से पिछली सूची में, जैसे KC सिन्हा और कई डॉक्टर्स को उन्होंने टिकट दिया था, इस सूची में भी कई ऐसे नाम हैं। अभयकांत झा, जो मैंने बताया कि वो भागलपुर दंगों से जुड़े वकील रहे हैं। डॉक्टर शहनवाज हैं, फेमस सर्जन हैं और समाजसेवी हैं। फिर दुर्गा प्रसाद सिंह हैं जो RJD
से पहले चुनाव जीत चुके हैं और पेशे से वकील रहे हैं। श्यामबली सिंह हैं, वार्ड पार्षद रह चुके हैं और पहले कांग्रेस में थे, उनका एक दबदबा माना जाता है। तो इस तरह से कुछ नाम तो ऐसे हैं जो चर्चित हैं, लेकिन उनकी अपनी वोटर्स को अपने पास रिझाने की क्या हैसियत है उनकी, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। और दूसरी बात जो यहाँ पर ध्यान में रखने की है, जो पिछली सूची से अलग है, इसके पहले जब सूची घोषित की गई थी तो उसमें प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे। आज प्रशांत किशोर खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने उम्मीदवारों से का परिचय पत्रकारों से कराया। तो पिछली बार लगातार सवाल उठे थे कि प्रशांत किशोर क्यों नहीं आए सूची घोषित करने, और एक और बात कि इस दूसरी सूची में भी प्रशांत किशोर का नाम कहीं पर भी नहीं है। वो जिस सीट से लड़ने का दावा कर रहे थे वहाँ से उन्होंने रितेश सिंह को टिकट दे दिया है। तो अब वो खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, या वो किस तरह से आगे अपनी पार्टी को लेकर चलेंगे, ये सब सवाल अभी भी आने वाले समय में ही हमें मालूम यही चल सवाल पाएगा। मैं उपेंद्र जी से ले लेती हूँ। उपेंद्र जी बताइए, आपको क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे? देखिए, ये तो हो रहा था कि जो उनकी सीट है, रोहतास की सीट है, जिससे वो नहीं लड़े, उनको अपने पार्टी के कैंडिडेट रितेश पांडे को उन्होंने अपनी सीट दे दी थी। वहाँ से लग रहा था कि वो उनकी जन्मभूमि है, वहाँ से रोहतास से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो नहीं लड़े उस सीट से, विधानसभा सीट से। उसके बाद ये हुआ कि उनकी कर्मभूमि राघोपुर से शायद हो सकता है कि चुनाव लड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव लड़ने से परहेज क्यों कर रहे हैं प्रशांत किशोर? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशांत किशोर से जब ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारी पार्टी तय करेगी कि मुझे लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर उतरना पड़ा, ये भी कहते हैं कि अगर उतरना पड़ा तो नीतीश कुमार जहाँ से उतरेंगे हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से चूँनाव लड़ेंगे। तो अब देखना है कि उनकी जो सीट थी वहाँ से तो चुनाव नहीं लड़े, जन्मभूमि वाली कर्मभूमि वाले राघोपुर से अब चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, और उनकी घोषणा कब होती है। चूँकि वो एक बहुत मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, तो वो ये तय कर रहे होंगे कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि देखो मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ कि मैं पहले ही सूची में मेरा नाम प्रधानमंत्री मोदी जैसा आ जाए। बीजेपी जब लोकसभा का इलेक्शन लड़ती है तो सबसे पहला जो कैंडिडेट होता है प्रधानमंत्री मोदी का, वाराणसी वाली सीट होती है, चूँकि वो 1 नंबर की सीट नहीं है, बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की पहले लिस्ट में पहले नंबर पर नाम होता है। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, देखिए हम भले पार्टी के मुखिया हैं या आप सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अंतिम पायदान की लिस्ट में, अगर मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आऊँगा तो जब अंतिम सूची निकाली जाएगी 243 नंबर की सूची होगी, उसमें प्रशांत किशोर का नाम होगा, ताकि एक नैरेटिव सेट हो कि प्रशांत किशोर टिकट तय नहीं करते हैं, प्रशांत किशोर का टिकट कोई दूसरा तय करता है। यानी कि पार्टी के अलग मेंबर, पार्टी में डेमोक्रेसी है, सबकी सहमति से टिकट देना। पर और आपको क्या लग रहा है कि उनकी पार्टी के लिए उनको लड़ना ज़रूरी है? अगर जन स्वराज पार्टी को आना है, बिहार में कुछ सीट्स लानी है, तो प्रशांत किशोर का लड़ना कितना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं लड़ना ज़रूरी है। अगर बारात जा रही है, दूल्हा ना जाए तो हैं, तो ये कहना प्रशांत किशोर की तरफ से या उनके पार्टी की तरफ से कि नहीं प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये तो अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। क्योंकि पूरा चेहरा आप देखिए कि दूल्हा कौन है जनसुराज में, प्रशांत किशोर सर्वेसर्वा। उनसे बार बार पूछा था कि क्या आप मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, तो वो कहते कि नहीं मैं मुख्यमंत्री कैंडिडेट हूँ। तो आखिर वो किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री कैंडिडेट? पर फिर वो नीतीश कुमार और तेजस्वी को क्यों चैलेंज देने की बात कर रहे हैं, अगर वो सीएम का कैंडिडेट खुद को नहीं बता रहे हैं? वही तो आप सोचिए, खुद सोचिए कि क्यों कह रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो क्या वो त्याग देंगे मुख्यमंत्री का पद? ऐसा नहीं है। उनको चुनाव लड़ेंगे तो ही अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जो अदर कैंडिडेट हैं वो उनमें एक हौसला अफजाई होगा कि नहीं हमको लड़ना है। चूँकि आप देखिए कि बारात में अगर दूल्हा जाता है तभी बारात अच्छे से जाती है, नहीं तो आदमी शक करता है कि तो दूल्हा निकला ही नहीं, बारात पहले पहुंच गई, कुछ तो मामला गड़बड़ है। तो ये निश्चित ये होना चाहिए कि प्रशांत किशोर को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, ताकि अदर जो कैंडिडेट हैं या उनके कार्यकर्ता हैं बहुत एनर्जेटिक तरीके से चुनावी मैदान के लिए तैयारी कर सकें, चुनाव के लिए लोगों को घर घर तक जा सकें और अपनी रणनीतियों को बता सकें। इसके लिए इनको चुनाव लड़ना मैंडेटरी है। अच्छा, आपने बारात और दूल्हे वाली बात कही, वही बात अगर तेजस्वी के लिए कही जाए, क्योंकि आईआरसीटीसी के घोटाले में अभी लालू यादव का नाम आ गया है, तेजस्वी भी फंस रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी पार्टी का अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और कैसे वो बिहार चुनाव में अब आगे देखने को मिलेगा हमें? देखिए, तेजस्वी यादव तो खुद कह चुके हैं कि भाई अगर मुख्यमंत्री महागठबंधन में होगा तो मैं मुझसे ज़्यादा कौन एलिजिबल है मुख्यमंत्री का, क्योंकि वो 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, प्रशासन में हिस्सेदार रहे हैं,
दूसरी तीसरे 15 में पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे, दूसरी तीसरी बार इस समय वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक अनुभव भी है उनका। और एक नौकरी बांटने का उन पे एक टैग भी लगा है कि जब जब ये रहे तो नौकरी, युवाओं को नौकरी दी। इस बार भी उन्होंने कहा है, वादा किया है कि अगर हमारी सत्ता में वापसी होती है, अगर सत्ता में हम आते हैं, हमारी सरकार बनती है और अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो हर घर एक नौकरी, सरकारी नौकरी सुनिश्चित करूँगा, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है। ऐसे वक्त में जब चुनाव अपने चरम पे है और उन पे IRCTC घोटाले का जो आरोप तय हो गया है, लालू परिवार पे, लालू यादव हों या तेजस्वी यादव हों या राबड़ी देवी हों, तीनों लोगों पे जो आरोप तय हुए हैं, इससे दो चीज़ें बदलेंगी। विपक्ष के लिए ये होगा कि देखो भाई, ये हो सकता है कि तुम इनको सरकार में लाओ तो जिस प्रकार से नौकरी के बदले ज़मीन ले रहे थे, अभी से मामले उठने लगे हैं कि जिस प्रकार से नौकरी के बदले, नौकरी देने के लिए ज़मीन ले रहे थे, तो ये आएंगे सत्ता में तो ये फिर से वही करेंगे कि तुम्हारी ज़मीनें लिखवा लेंगे नौकरी के बदले। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की एक विपक्ष के लिए एक मसाला मिल गया है। दूसरी बात, ये विपक्ष के लिए मसाला तो ही है, एक इनके पक्ष में भी जा सकता है, लालू प्रसाद यादव RJD के पक्ष में भी, महागठबंधन के पक्ष में भी ये मामला जा सकता है भावनात्मक रूप से। अगर आप देखें तो कि जब जब चुनाव होते हैं तब तब इनके ऊपर केसेस दर्ज कर दिए जाते हैं, तब तक कोर्ट में सुनवाइयाँ तेज़ हो जाती हैं, तो एक भावनात्मक रूप से एक उनके प्रति भी जा सकता है। दोनों मामले हो सकते हैं। विपक्ष के लिए मौका मिल गया कि भाई देखिए कितने भ्रष्टाचारी हैं, ऑलरेडी भ्रष्टाचार के आरोप में लालू प्रसाद यादव जेल जा चुके हैं, तो एक मौका मिल जाएगा विपक्ष के लिए। लेकिन एक तरह इनके लिए भी एक मौका है कि भावनात्मक रूप से भी जनता ये जुड़ेगी कि देखो भाई, जब जब चुनाव आता है तब तब आप केस लाद देते हैं इनके परिवारों पर, आप इनको दबाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी संदेश एक जाएगा बिहार की जनता के ऊपर। अब तो बिहार की जनता को तय करना है कि उसको किस तरह से लेती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी को इस चीज़ का डेंट पड़ने वाला है या फ़ायदा मिलने वाला है? इस बारे में जो ग्राउंड से रुझान आ रहे हैं उसमें बार बार जो हमारे सामने रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि लोग अभी भी दो तरफा मुकाबला ही मान रहे हैं ज़्यादातर सीटों पर। एक आध जगह पर कहीं हो सकता है कि अगर कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट किसी ने उतार दिया तो वो मामला तीन पक्षीय हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ये राजद और या महागठबंधन और NDA के बीच का ही मुकाबला है पूरे बिहार में। दूसरी बात जो ये है कि महागठबंधन के लिए भी अभी तक सीट शेयरिंग तय नहीं हो सकी है। NDA का तय हो चुका है कल ही, और हालांकि आज उपेंद्र कुशवाहा का एक बहुत ही रोता गाता सा ट्वीट आया उस पर कि हम वहीं आशिया बनाएंगे जहां बिजलियां गिरेंगी और इस तरह की तमाम चीज़ें, और लोगों ने उस पर उनको ट्रोल भी किया। वो दूसरी बात है, लेकिन अभी भी कांग्रेस में जब हम बातचीत कर रहे हैं उस समय तक कांग्रेस में मंथन चल रही है सीट बंटवारे पर। दूसरी ओर खबर आ रही है कि राजद, उन उम्मीदवारों को राजद के दफ्तर से फ़ोन जा चुका है जहां पर कोई सहमति बन गई है। मुकेश सहनी का कहना है कि इंडिया गठबंधन की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है तो हम लोग सब दिल्ली जा रहे हैं, डॉक्टर वहीं पर हैं, वहीं इलाज होगा, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो अभी महागठबंधन के लिए ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि भाजपा कई बार क्या करती है कि चुनाव उम्मीदवारों को तोड़ लेती है। पार्टी किसी उम्मीदवार को टिकट देती है, फिर उसे भाजपा ही तोड़ लेती है किसी तरह से। तो ये मौका शायद राजद इस बार या इंडिया गठबंधन इस बार नहीं देना चाहती होगी भाजपा को, इसलिए वो सबसे डिले कर रहे हैं अपने। ये टैक्टिस भी हो सकती है, और दूसरा ये उनके अंदर चल रहे कि अंदर या तो सब कुछ ठीक नहीं है इसलिए भी देरी हो सकती क्या है। अंदर की कलह चल रही है इंडिया गठबंधन? हाँ बिल्कुल, मतलब जिस तरह का मुकेश सहनी का बयान आ रहा है और जिस तरह की देरी हो रही है, क्योंकि अब आप समझिए कि नामांकन शुरू हुए 2 दिन बीत चुके हैं और अभी तक अगर आप सीटें तय नहीं कर पाए हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको, आपके उम्मीदवार को तैयारी में समय कम करती है। वो कब प्रचार में जाएगा, कब वो अपना पर्चा भरेगा, कब लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगा, कब आपके स्टार कैंपेनर ग्राउंड पर उतरेंगे, इन सब चीज़ों में एक डिले होता है। और ये इलेक्शन पिछले 25 साल का सबसे छोटा इलेक्शन है। इसमें आपको उतना लंबा समय नहीं मिलने वाला है प्रचार करने के लिए। सिर्फ 2 चरणों में इलेक्शन होगा और बहुत तेज़ी से ये चुनाव ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं महागठबंधन में कुछ तो गड़बड़ी है जिसकी वजह से देरी हो रही है, और इस पर हम लगातार नज़रें बनाए हुए रहेंगे और जैसे ही हमें कुछ अपडेट मिलेगा हम अपने दर्शकों को भी इस बारे में बताएंगे।
मैं उपेंद्र जी से पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन के बारे में, जो गुंजेश जी बोल रहे हैं कि क्या अंदर कुछ कलह चल रही है, इस वजह से देरी हो रही है या कोई और रीज़न है इसके पीछे? नहीं, गुंजेश भाई का एक लॉजिक बहुत अच्छा लगा कि इंडिया गठबंधन इस बार बहुत ठोक ठका पीट पाट के इस बार कैंडिडेट उतारेगा। और उन्होंने जो एक बात, उससे हम सहमत हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट को तोड़ने की कोशिश होती है तो उससे एक नैरेटिव सेट होता है कि देखो मिला टिकट लौटा दिया, है ना, यानी कि भरोसा नहीं है उस पार्टी की कि वो कैंडिडेट जीत पाए, इसलिए आ गया। तो ये बहुत अच्छा लॉजिक था और होता भी है, लॉजिक ही नहीं है, ये कई बार हमने देखा है, कई चुनावों में हमने देखा है कि लोगों ने विपक्षी पार्टियों का टिकट लौटा के बीजेपी से टिकट ले लिया है जहां वो कैंडिडेट उम्मीदवार मजबूत रहा है। उस स्थिति में जो कि सत्ता में पार्टियां रहती हैं तो ऐसा करती हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रेटजी महागठबंधन की ये है कि जाति समीकरण बिहार में, चूँकि पूरे देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में, पूरे देश में ऐसा है, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा है कि जातीय समीकरण के आधार पे पार्टियां तय करती हैं। तो महागठबंधन ये देख रहा है, देखिए चूँकि सीटों का बंटवारा तो कर दिया है एनडीए गठबंधन है, लेकिन कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। तो महागठबंधन ये सोच रहा है कि कैंडिडेट, आपने टिकट बंटवारा तो कर लिया कि 101 बीजेपी होगी, 101 जेडीयू होगी, 29 सीटें चिराग पासवान ले जाएंगे और 6 सीटें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ले जाएंगे, लेकिन आपने कैंडिडेट का नाम की घोषणा नहीं की। तो एनडीए गठबंधन ये सोच रहा होगा कि ये कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर दे ताकि हमको और आसानी हो कि उसके बरक्स हम किस कैंडिडेट को, किस जाति के कैंडिडेट को, जाति समीकरण, सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए हम कैंडिडेट को खड़ा कर सकें। क्योंकि एक एक विधानसभा में 10-10 कैंडिडेट पड़े हैं पार्टियों के, तो उस हिसाब से, उस समीकरण के हिसाब से कि विपक्षी कौन है, उसके हिसाब से ये तय करते हैं कि इनके। तो ये एक रणनीति। दूसरी बात, इससे एक संदेश ज़रूर गया है कि अब कोई बीजेपी और जेडीयू में कोई ना बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है। बीजेपी ने खुद को समानांतर ला के जेडीयू के खड़ा कर दिया है, 101 बीजेपी, 101 जेडीयू। हमेशा से ऐसा होता रहा है। आप पिछले जितने भी चुनाव 2005 के बाद से जब ये एक साथ चुनाव लड़ना शुरू किए, 2005 से जब चुनाव ये लड़ना शुरू किए एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर, 2000 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन 2005 सरकार में आए, तब से जेडीयू हमेशा से अधिक सीटों के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। पिछली बार भी जो सीटों का बंटवारा हुआ था, शायद मैं अगर सही हूँ तो 102 और 101 सीटों का बंटवारा हुआ था, यानी उसमें भी एक सीट जेडीयू को ज़्यादा दिया गया था ताकि एक बताया जा सके कि नहीं जेडीयू बड़ा भाई है इस स्टेट में। लेकिन इस बार उस बड़े भाई को एकदम समानांतर ला के खड़ा कर दिया गया है। तभी ये सवाल उठ रहा है कि आने वाले समय में अगर एनडीए की सरकार अगर बन गई तो हो सकता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न रहें, क्योंकि ये एक संकेत है। छोटे छोटे संकेत आपको बड़े बड़े संकेत देते हैं कि आने वाले समय में होने वाला क्या है। तो इस प्रकार के भी बिहार की राजनीति चल रही है। पर एक और चीज़ है कि जो गुंजेश जी ने बोला कि अगर दोनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवार नहीं तय करेंगी या फिर एक दूसरे का इंतज़ार करती रहेंगी तो क्या कैंडिडेट्स को कम टाइम मिलेगा, क्या इसका नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान तो होता है, डेफिनेटली होता है। आप सोचिए कि आपको मैदान में उतरना है, आपको चुनाव मैदान में जाना है और आपके नाम की घोषणा नहीं है। हालांकि जैसे गुंजेश भाई ने बताया कि फ़ोन कॉल जाने लगे हैं, पार्टियों की तरफ से नाम तय हो जाते हैं और अंदरूनी तौर पे बता दिया जाता है कि ये हमारे कैंडिडेट हैं, तो वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर जिनको नहीं बताया गया है अंतिम दौर में आप उसको बदल दें तो इम्पैक्ट पड़ता है, कैंपेनिंग में इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों को तो आपको पहुंचने में। चूँकि आज तो ज़्यादा बड़ा डेंट दोनों पार्टियों में से किसको पड़ेगा, कम टाइम जिसको मिलेगा? देखिए, आज चूँकि दरअसल क्या है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले की तरह नहीं है कि हम घर घर जाके प्रचार करते थे और बताते थे, चस्पा करते थे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम आसानी से अपनी बातों को, अपने कैंडिडेट को आसानी से हम लोगों तक, घर घर तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर समय से कैंडिडेट करते हैं तो कैंडिडेट उसकी अच्छे से रणनीति बनाता है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करता है। कम समय में, आप जानते हैं, कम समय में जितना ही होगा, जितना हम लोग एक हम लोग आम बातचीत में कहते हैं कि इतने में इतना ही काम होई चाहिए, है ना। तो वही है उनका भी कि भाई जितना टाइम मिलेगा उतनी तैयारियाँ होंगी। ठीक है, तो अभी हम बिहार चुनाव पे लगातार नज़रें बनाए हुए हैं और लगातार आपको अपडेट देते जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की सेकंड लिस्ट पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।